हम लोग कल सिलेबस पढ़ रहे थे और हमने जैसा आपको बताया था कि चूँकि हमारी क्लास को दोनों मोड में चलना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो लेकिन ऑनलाइन की हमारे पास बहुत प्रॉपर सुविधा नहीं है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा क्वालिटी वाइज उतनी भी क्लैरिटी ना हो जितना होनी चाहिए, लेकिन आपका काम चल जाएगा। तो आप सभी लोग क्लास को ऑनलाइन पढ़ने के लिए वो जो हमारा व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल है जानबूझ करके पब्लिक पर नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी क्लास हमारे विद्यार्थी ही पढ़ें, दूसरा किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप हमारी व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर इसको पढ़ें। रोज़ की क्लास हम रात में, बहुत एडिटिंग नहीं हो रही है, बहुत क्या बिल्कुल नहीं हो रही है, हमारी आपस की बातचीत भी रिकॉर्ड हो रही है, जानबूझ करके रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक्चुअल क्लास की फील आए। अगर इसमें से आपका डिस्कशन, आपका जो क्रॉस क्वेश्चन है, अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है या आपसे बातचीत है, अगर उसको हम डिलीट कर दें, डिलीट कर सकते हैं, एडिट करके हम वीडियो से उसको हटा सकते हैं, लेकिन तब फिर वो मैकेनिकल क्लास हो जाएगी। जो एक्चुअल क्लास की फीलिंग है उनको नहीं आएगी जो क्लास में नहीं है। आप तो सुन ही रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके को वीडियो चाहे जैसा मिल जाए, लेकिन जो बाहर हैं किसी कारण से दूर हैं या इस कोरोना की वजह से परेशान हैं, नहीं आ सकते हैं, इसलिए इस कोविड-19 के समय में हमको क्वालिटी की क्लास को मेंटेन करना, प्रॉपर दूरी को मेंटेन करना, मास्क का यूज़ करना, मतलब अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना, यह हम सबका दायित्व भी है और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आप अपने को केवल नहीं बचाते हैं, जब आप अपने को सुरक्षित रखते हैं तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि इस कैसे फैल रहा है, रोज़ थियरी बदल रही है, किसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, रोज़ थियरी बदल रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर बीमारी क्यों है और कैसे फैल रही है, किसको हो रही है, किसको नहीं हो रही है। और चूँकि इस तरह का मिक्स रिस्पांस है कि लोग ये अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन भी कर ले रहे हैं। कोई कहता है कुछ है ही नहीं है, फालतू की बात है, लेकिन बगल में तब तक कोई हमारे आपके उसकी डेथ हो जाती है कोरोना से, तब लगता है कि आखिर कुछ है भी नहीं और कोई मर भी जा रहा है तो बड़ा मुश्किल है। तो हमको आपको ईमानदारी से यह तो मान ही लेना चाहिए कि कोई न कोई समस्या ज़रूर है और हमें जितना हो सके, क्योंकि केवल और केवल प्रिकॉशन ही इसका इलाज है, इसलिए जितना हो सके प्रिकॉशन, समय समय पर हाथ को धुलना, हाथ से मुंह, नाक, कान, आँख को न छूना, इसके अलावा दूरी बना के रखना, मास्क बिल्कुल निश्चित रूप से लगा के रखना, इस डर से न लगाना कि सर डांटेंगे, इस डर से न लगाना कि प्रशासन पेनाल्टी लगा देगा, इस डर से न लगाना कि हमको कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक अनिवार्य कार्य के रूप में लगाना, क्योंकि हमको अपनी भी सुरक्षा करनी है और दूसरों की भी सुरक्षा करनी है। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति और आपका ईमानदारी से इसको फॉलो करना। जो आपको, दूसरी बात, आप इसको ऑनलाइन जब पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं हैं या जो हैं भी, वो उनको चाहिए कि वो आपस में 10-10, 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लें। जैसे 10 लड़कियाँ हैं, एक ग्रुप बना लें, 10 अपने अपनी जो भी समस्याएं इस चैप्टर की होती हैं एक जगह लिखें पहले, फिर 10 मिल करके उसको एक तरह से उसकी सॉर्टिंग कर लें, कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो मान लो 10 ने मिल करके 10 प्रॉब्लम रेज की, उसको एक कागज़ पर लिखो और मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर उसको तुम सेंड कर दो। सब लोग अलग अलग भेजने के बजाय क्या करो, एक जगह भेजो। तो फिर दूसरे दिन जब हम तुम्हारी क्लास में होंगे तो वो सारे जितने भी डाउट्स होंगे उनको तुम्हारे सामने हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी समस्या हल हो जाएगी, और हमें अगर कोई काम देना होगा, कुछ आपसे पूछना होगा, तो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज सकते हैं,
या हम आपको अपनी इसी क्लास में बोल देंगे, सारा क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे पढ़ करके और उसका उत्तर लिख करके हमको भेज देंगे। बहुत सारे तरीके हैं कि आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कल सिलेबस देख रहे थे और हम लोगों ने पहली यूनिट का एक पार्ट देखा था। दूसरा पार्ट इसमें देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का है, जो आपके कोर्स से हालांकि निकल गया है, इससे सवाल तो नहीं आता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे उस दिन बताया था कि इफ़ यू वांट टू बी ए गुड इकोनॉमिस्ट यू मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्राइमरी मैथमेटिक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो जो बेसिक गणित है उतना आपको आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, या थोड़ा बहुत अलजेब्रा, थोड़ा ज्योमेट्री, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा थोड़ा लॉगरिथम, क्योंकि इन सब के बिना हम इकोनॉमिक्स को समझ नहीं सकते। तो कोर्स में था पहले, इससे परीक्षा में सवाल भी आते थे, लेकिन अब इसको कोर्स से हटा दिया। यह डिस्प्यूट आ गया कि भैया इकोनॉमिक्स के बच्चे जो साइंस मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं और फिर उनके लिए दिक्कत होती है। लेकिन थोड़ा प्रयास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिसने मैथ पढ़ा है मैथ उसी को आएगी, जो जब प्रयास करेगा तब उसको मैथ काम भर की आ जाएगी। तो यह आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन है सिलेबस में, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसको भी देख लेंगे। इस उद्देश्य से नहीं कि हमको परीक्षा देना है, लेकिन इस उद्देश्य से अगर हमको आगे इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो हमको इसकी ज़रूरत समझ में आएगी। तो इसे इसमें वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, स्लोप है, कॉनकेव एंड सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ ही है, बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग इसको तब पढ़ेंगे जब हम आगे क्लास शुरू करेंगे। तीसरा पार्ट इसका है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ये वास्तव में आपके उस माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य पार्ट है कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या है। इसमें हम उपयोगिता विश्लेषण और उसके विश्लेषण करने के तरीके, कार्डिनल और ऑर्डिनल, हमने आपसे इसके पहले उपयोगिता के बारे में बताया था कि उपयोगिता वास्तव में किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं, वो चाहे जो वस्तु हो। लेकिन इस उपयोगिता का संबंध कभी भी लाभदायकता से या उसके हानिकारक होने से नहीं है। जब आप कहते हैं कि हमारे लिए यह वस्तु उपयोगी है, इट मीन्स इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू यू, इट डज नॉट मीन इट इज़ यूजफुल और इट इज़ हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल लीकर, शराब पीने वाले के लिए उपयोगी है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि शराब फायदेमंद है, क्योंकि शराब पीने वाले की आवश्यकता को पूरा करती है। इसका मतलब है कि उपयोगिता का संबंध केवल आवश्यकता संतुष्टि से है। इसको हमें कभी भी अच्छाई और बुराई से मापने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु इसीलिए उपलब्ध है बाजार में क्योंकि उसमें किसी न किसी की आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता विद्यमान है। नहीं तो अफीम क्यों बिकती, शराब क्यों बिकती, पॉइज़न क्यों बिकता? पॉइज़न में भी उपयोगिता है 100%। अगर हम सुसाइड करना चाहते हैं तो गुड़ खा के सुसाइड थोड़ी करेंगे, कैसे करेंगे? जहर खा करके। इसका मतलब कि जहर भी उपयोगी है। कभी कभी डुप्लीकेट जहर मिल जाता है, लोग खा लेते हैं, मरते भी नहीं हैं, तो और गड़बड़ हो जाता है ना। पता चला अगर जहर खाने के बाद बच गए तो उससे अधिक घर वाले पीटते हैं, क्यों खाए ना। तो यह इसका मतलब यह है कि जहाँ कहीं भी सेटिस्फाइंग पावर है वहाँ उपयोगिता है। यह कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अच्छी है या बुरी है। तो अब इस उपयोगिता को हम दो तरीके से मापते हैं। एक को गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं, एक को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। उपयोगिता में यह डिस्प्यूट हो गया कि इसे आप, क्योंकि ये मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करती है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, इसलिए इसको कभी भी आप माप नहीं सकते। तो ये कहा गया कि इसको फिर हम क्रम प्रदान कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे कि आप एक आम खाते हैं,
या छोड़ो और आसान तरीके, जैसे मान लो तुमसे पूछा गया कि अपने छोटे भाई को कितना प्यार करती हो, 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर, 100 ग्राम, 50 ग्राम, क्या बताओगे? नहीं, यू कैन नॉट से एनीथिंग। तुम बहुत कहोगे इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके लिए जान दे सकते हैं, छत से कूद सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते हो कि कितनी मात्रा में करते हैं। मीन्स यू कैन नॉट क्वान्टिफाई द नंबर। उस नंबर को कोई तुम मात्रा प्रदान नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह संभव ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि इसे हम मापने के बजाय इसे हम ऑर्डर प्रदान कर देते हैं। क्रम कैसे? कि बड़े भाई को ज़्यादा मानते हैं, छोटे भाई को कम मानते हैं। अगर ये पूछा जाए, जैसे कहा गया कि आम, केला, अमरूद, 3 चीज़ तुमको खाने को दिया गया और पूछा गया कि तीनों से कितनी कितनी उपयोगिता मिलती है। गणनावाचक दृष्टिकोण में कहा जाता है कि आम से जो उपयोगिता मिलती है वो 100 के बराबर है, केले से जो मिलती है वो 80 के बराबर है, अमरूद से जो मिलती है वो 60 के बराबर है। लेकिन कहा गया कि ये कठिन है। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि अरे आम तो मैं बिल्कुल एकदम पसंद नहीं करता, देखना नहीं पसंद करता, आँख से इतना खराब होता है, तो उसके लिए ये मामला उलट जाएगा। इसका मतलब सही सही कितनी संख्या होगी किसी की, कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आम से हमको सबसे अधिक, उसके बाद केले से और उसके बाद अमरूद से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों को अगर हम कैटेगराइज कर दें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कर दें, तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल है, ये थोड़ा ज़्यादा स्वीकार्य है कि हाँ यार 80, 90, 100 से अच्छा क्या है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। ये थोड़ा एनालिटिकली ज़्यादा व्यवहारिक है, इसमें डिस्प्यूट कम है, विवाद कम है, इसमें गलतियाँ कम होने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा है फिर नेक्स्ट है उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। वास्तव में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का मतलब ये है कि उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष के प्रति अपने अधिमान को उद्घाटित करता है। जो ऑर्डिनल अप्रोच है, इसके आधार पर हम पूरा इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, तटस्थता वक्र विश्लेषण पढ़ते हैं। तो उसे हम कैसे क्रम प्रदान करके बिना उपयोगिता को मापे उपभोक्ता के व्यवहार की, यानी उपभोक्ता संतुष्ट कब होता है, कब उसे बचत प्राप्त होती है, वो सारी बातें उपभोक्ता के व्यवहार की जो व्याख्या करती हैं, उनकी हम व्याख्या इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से करते हैं। इंडिफरेंस कर्व में यह मान्यता है कि उपभोक्ता तटस्थ होता है, वो विभिन्न संयोग जो समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, अगर उन्हें लिख दिया जाए तो वो किसी भी संयोग को लेने के लिए तैयार हो जाता है, किसी के प्रति अपने अधिमान उद्घाटित नहीं करता है। जैसे अगर कहा जाए कि 1 सेब और 10 केला, 2 सेब और मान लो 6 केला, 3 सेब और 3 केला, इन सबसे संतुष्टि मिलती है बराबर बराबर 100, 100 और 100। इंडिफरेंस कर्व में अगर ऐसा है और तुमसे पूछा जाए कि विच वन कॉम्बिनेशन यू प्रेफर, इसमें से तुम्हें कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इंडिफरेंस कर्व ये मानता है कि चूंकि सबसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और इसे हम 100 नहीं कहते बल्कि इसे हम जेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड, क्योंकि आप जानते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, उसे हम कोई क्रम या कोई नोटेशन ही प्रदान कर सकते हैं। तो कहता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन यू कैन चूज। तो आपने कहा अरे सबसे तो बराबर ही है, कोई भी दे दीजिए। तो इंडिफरेंस कर्व तटस्थ होने की बात करता है। आपसे पूछा गया कि 2 लोग अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं टीडी कॉलेज में, किसको वोट देंगे? अरे हो गया, किसी को दे देंगे। इसका मतलब है कि कोई खास पसंद आपकी नहीं है। लेकिन ये जो इंडिफरेंट होने वाली बात है, इसकी बात में बहुत आलोचना हुई, और आगे जा कर के जो दूसरी थियरी आई हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, वो रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, जिसमें ये कहा गया कि वास्तव में ये कहना ही गलत है कि कोई व्यक्ति तटस्थ होता है
हर व्यक्ति अपने अधिमान को उद्घाटित करता है, और जब वो एक कॉम्बिनेशन का चुनाव करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लेने को तैयार था, इसका मतलब वो बाकी को रिजेक्ट करता है। बात समझ में आई? जब कोई एक कॉम्बिनेशन वो चुनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बाकी कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है, और रिजेक्ट कर रहा है। जैसे हमने कहा कि अगर 3 लोग लड़ रहे हैं तो यार ऐसा है कि 1 2 ये 3 लड़ रहे हैं, मैं तो इस लड़की को वोट दूंगा, इसका मतलब हो गया कि बाकी 2 को मैं वोट नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी तीनों को में से भी किसी को दे सकते हैं। हम अपने अधिमान उद्घाटित करते हैं, हम रिवील करते हैं, हम अपना प्रेफरेंस बताते हैं। बात समझ आ रही ना? तो रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी इसकी जस्ट अपोजिट है। तो हम उसके एक तरह से एंटीथेसिस में इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है? तो रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी उद्घाटित अधिमान सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। ठीक है? और जैसे वहाँ हमने इंडिफरेंस कर्व में प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, ये सब हमने वहाँ पढ़ा हुआ है, कीमत प्रभाव, उसी तरह हम यहाँ भी रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी में भी इस मान्यता के साथ कि कंज्यूमर रिवील्स हिज और हर प्रेफरेंसेस बी डिस्कस इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बात समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण। इसमें हम मांग फलन की व्याख्या करते हैं, इसे हम लॉ ऑफ डिमांड की व्याख्या करते हैं, और हम इलास्टिसिटी की व्याख्या करते हैं। मांग फलन का मतलब होता है कि मांग किन किन तत्वों पर निर्भर करती है, बहुत साफ साफ आसान शब्दों में, बाकी हम लोग विस्तार से देखेंगे जब पढ़ेंगे विषय को। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि देयर इज अपोजिट रिलेशनशिप इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। इसके अलावा मांग की लोच, मैंने आपसे बताया था कि मांग की लोच, वास्तव में लोच और मांग के नियम में सिर्फ इतना अंतर है कि मांग का नियम सिर्फ परिवर्तन की दिशा बताता है, और मांग की लोच परिवर्तन की मात्रा बताता है। मांग का नियम कहता है कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, बट इट डज नॉट टेल हाउ मच। बढ़ेगी तो, लेकिन कितना बढ़ेगी। और मांग की लोच यही हाउ मच बता देता है कि अगर घटेगी तो मांग कितना बढ़ेगी। इसका अपोजिट, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कितना घटेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक सिर्फ डायरेक्शन बताता है और दूसरा चेंज की क्वांटिटी भी बताता है। बात समझ में आई? तो एक केवल परिवर्तन की दिशा की व्याख्या करता है, दूसरा परिवर्तन की मात्रा की भी व्याख्या करता है। ये बहुत एक लाइन की साफ साफ आपको परिभाषा और अंतर दोनों जाना चाहिए। अक्सर आपसे पूछ लेते हैं वाइवा में हम लोग कि मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है। फिर इसके बाद मांग की लोच के प्रकार पढ़ना है। तो जैसा मांग के फलन में आपसे मैंने कहा कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या होती है, तो जो तत्व प्रभावित करते हैं, आय प्रभावित करती है, कीमत प्रभावित करती है, अन्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित करती हैं। तो उसी आधार पर हम मांग की लोच के प्रकार भी बनाते हैं, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। आप अच्छे से जानते हैं वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं और दूसरे को हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं और सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं तुम बताओ? चलो, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूरक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? तुम इसको बताएगा पूरक वस्तु किसे कहते हैं? हाँ बताओ, जोर से, माँ सड़क जोर से बताओ। तुम बताओ। हाँ बताओ बेटा।
वस्तु के साथ ही करते हैं। एग्जैक्टली पूरक वस्तुएं वे होती हैं, आप कह सकते हैं कि जो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं, या जिन्हें हम किसी के साथ है, या जो आपके उपभोग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड आप खा रहे हैं तो मक्खन उसको और बेहतर बनाता है। ब्रेड और मक्खन क्या हो गए? एक दूसरे के पूरक हो गए। ईंट और सीमेंट, ईंट और सीमेंट क्या है? अकेले ईंट लेके आप क्या करेंगे और अकेले सीमेंट लेके आप क्या करेंगे भाई? दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, इंक के साथ पेन, आपके पास पेन ढेर सारी हो, इंक ना हो, और केवल इंक हो पेन ना हो, तो आपको पेन की कोई उपयोगिता नहीं है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं। कैसी होती हैं? स्थानापन्न होती हैं। स्थानापन्न का मतलब, स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक की जगह आप दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी न, चाय और कॉफ़ी की जगह चीनी और गुड़, आप चाहे गुड़ खा लें चाहे चीनी खा लें। ठीक है, तो इस तरह से जो वस्तुएं स्थानापन्न और पूरक होती हैं उनके संबंध में हम क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। आड़ी लोच या प्रतिस्थापन की लोच हम वहाँ ज्ञात करते हैं। ठीक है, बैठो। इसके बाद सेकेंड यूनिट में तुम्हें पढ़ना है प्रोडक्शन को। यहाँ हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। एग्जैक्टली डिमांड फंक्शन की तरह प्रोडक्शन फंक्शन भी है कि प्रोडक्शन को क्या क्या प्रभावित करेगा। प्रोडक्शन फंक्शन को हम एक तरह से तुम कैसे टेक्नोलॉजी के रूप में डिफाइन करते हैं। उत्पादन फलन एक तरह से तकनीकी गुणांक है। जैसे अगर तुम कहते हो, मान लो कि थोड़ा थोड़ा बेसिक जानते रहोगे तो फिर चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कहते हो Q इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं कैपिटल और लेबर की सहायता से। ठीक है, तो ये कैपिटल, ये इसे हम कहते हैं उत्पादन फलन। फलन ये है बीच में जो हम लगाते हैं जब फंक्शन। फलन आपने साइंस में पढ़ा होगा। फंक्शन को हम कहते हैं फिजिकल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? फिजिकल, भौतिक संबंध इन बिटवीन। किसको किसको कहते हैं? इनपुट और आउटपुट। ये तुम्हारा इनपुट है जो लगेगा, ये तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, तो कह सकते हो कि जो आपके राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो तुम्हारा इनपुट है जो इसको प्रभावित कर रहा है। ये बदलेगा तो ये भी क्या होगा? बदल जाएगा। यानी ये जो है ये सब एक्सोजीनस फैक्टर्स हैं। एक्सोजीनस फैक्टर्स का मतलब ये तुम्हें दिए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, लेकिन ये वैल्यू जो आएगी वो एंडोजीनस फैक्टर होगी, क्योंकि कहाँ से आ रही है? वो इसी से जनरेट होती है। ठीक है, तो उत्पादन फलन, अब ये के और यल है, तो के और यल में के ज़्यादा होगा कि यल ज़्यादा होगा? के कम होगा कि यल कम होगा? यानी प्रोडक्शन का प्रोसेस कैपिटल इंटेंसिव होगा या लेबर इंटेंसिव होगा? ये डिपेंड करेगा कि विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू यूज़, कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस स्केल पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप लार्ज स्केल पर कर रहे हैं या स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं। बात समझ आ रही? तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी को शो करता है उत्पादन फलन, ये तकनीकी गुणांक को शो करता है अगर आप देखें तो इसलिए ये उत्पादन फलन की व्याख्या हम सबसे पहले करते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन में। इसके अलावा हम साधनों के संयोग की व्याख्या करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज मैंने आपसे बताया है कि सीमित हैं, लेबर हमारे सीमित है। जब हम कहते हैं लेबर सीमित है, थोड़ा आपको आश्चर्य होता होगा कि लेबर तो 135 करोड़ है, सीमित कहाँ से है? लेबर सीमित इन द सेंस कि जो स्किल्ड लेबर है वो सीमित है। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं और ये सारे के सारे सिर्फ अगर भीड़ है और कुछ नहीं कर सकते तो होने
का नुकसान है कि फ़ायदा है? जनसंख्या ज़्यादा या कम समस्या नहीं होती है, ये तुम जान लो, बहुत अच्छी सी बात। जनसंख्या का नेचर तय करता है कि वह समस्या होगी या सलूशन होगी। जैसे मान लो तुम लोग 8 भाई हो, वो मान लो 2 भाई है, कौन सुखी ज़्यादा होगा? खड़ी हो, कौन ज़्यादा सुखी होगा, 8 भाई वाला कि 2 भाई वाला? सब लोग सहमत हैं इनकी बात से, 2 भाई वाला सुखी हो? 8 भाई ज़्यादा कमाएगा, देखो नंबर का कोई मतलब नहीं है। 2 भाई हैं, बैठो, जो 2 भाई हैं वो भाई कहने में तो छोटा परिवार सुखी परिवार है, लेकिन 2 भाई 2 के दोनों डकैत हैं ना। लेकिन दूसरा जो 8 भाई है वो 8 के 8 IAS हैं। अब कौन सुखी है? इसका मतलब है कि व्यक्ति का ज़्यादा होना कम होना सुख दुख का लक्षण नहीं है। सुख दुख का लक्षण होना उस व्यक्ति के अच्छे बुरे होने का है कि नहीं? तो हमारी जनसंख्या 135 नहीं 570 करोड़ हो जाए और सब अच्छे टेक्नीशियन हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, स्किल्ड हो जाएं, सब अपने अपने काम में माहिर हो जाएं, तो हम बोझ थोड़े होंगे। हम पूरे दुनिया को लूट कर हिंदुस्तान ले आएंगे। अभी समस्या इसलिए है कि हम आप कुछ किसी के लायक नहीं हैं, खाली कुंटल पर खा रहे हैं न। तो हमको आपको थोड़ा इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हमें कोई न कोई हुनर आना चाहिए, कोई न कोई स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हम कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कर सकें। दिन भर के 24 घंटे में 1 घंटे इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि यार क्या ऐसा करें कुछ डिफरेंट हो जाए। वास्तव में इसलिए नहीं करते हो, कभी सोचते नहीं हो, पूरा दिन फालतू डेड माइंड के रूप में बिताते हो। टीवी ऑन कर देते हो, बस खाली चुपचाप बैठे हो टीवी के सामने, तुम्हारा दिमाग नहीं काम रहा। ध्यान देना, इसमें तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये चुपचाप जो बकवास हो रही है टीवी में उसको देख रहा है। तुम अपने को कमरे में बंद करो और सारा फोकस दिमाग पर करो कि यार ऐसा क्या कर दें कि कुछ डिफरेंट हो जाए, ऐसा क्या कर दें, तो देखोगे 4-10 दिन के बाद तुम्हें कुछ न कुछ समझ आने लगेगा, ये कर देते तो ठीक था। तो अभी हम अपने दिमाग का क्रिएटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसको डेड आइटम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है, केवल जो भी हमको बेवकूफ़ी दिखाई जा रही है। 24 घंटे की टीवी देख करके और लिखने बैठो, मेरी गारंटी है कि तुम 1 पेज नहीं लिख सकते कोई अच्छी चीज़ उसमें से, कुछ था ही नहीं, तुमने फालतू का टाइम वेस्ट किया। जैसे आजकल बिल्कुल वैसे व्हाट्सएप और फेसबुक है, रात में फेसबुक खोल दो 11 बजे और 3-4 बजे तक तुम देखोगे कि न नींद आएगी और सोचोगे किया क्या, तो कुछ किया भी नहीं फेसबुक पर, तो बीत कैसे गया भाई? बिना मतलब सिर्फ सर्फ कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो अनायास का, उसे कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें तय करना होगा कि अगर तुम्हें क्रिएटिव होना है तो व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ योर लाइफ स्टाइल, हाउ यू विल स्पेंड योर टाइम, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा थोड़ा लौट के आएगा, जो बीत गया वो बीत गया। तो बी क्रिएटिव, तो तुम एसेट के रूप में तैयार हो सकते हो, अदरवाइज ऑलवेज यू विल बी लाइबिलिटी। हमेशा दायित्व ही, जिम्मेदारी ही सबके लिए बने रहोगे, कभी माँ बाप के लिए, कभी समाज के लिए, फिर कहोगे सरकार से हमको नौकरी दो, उसके लिए, हर तरह से कुछ ऐसा करो कि तुम लोगों को नौकरी देने के लायक बन जाओ, बजाय इसके कि नौकरी मांगने के। ठीक है, और तो ये है तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन जो हमसे पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन की बात इसलिए कर रहे थे कि रिसोर्सेज चूँकि स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए हमको क्या करना है कि उन्हें इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ करना है, अर्थात उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करें जो उत्पादन को अधिकतम करे और लागत को न्यूनतम करे। यही तो तरीका है ना, जो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करे और कास्ट को मिनिमाइज़ करे। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन की बात है। इसके अलावा इसमें हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल को पढ़ते हैं,
जब हम उत्पादन के केवल एक साधन को बदलते हैं उससे हम अनुपात का नियम कहते हैं। जब दोनों सारे साधन बदल देते हैं उसे हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लागत पढ़ते हैं तो लागत का स्वरूप कैसा होगा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतें पढ़ते हैं, अनुकूलतम और रिप्रेजेंटेटिव फर्म पढ़ते हैं, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सीमांत लागत, औसत लागत ना, और जितनी भी तरह की लागतें हैं सब कैसे डिराइव होती हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इनका शेप होता है, कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड है बाजार और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। देखिए, बाजार जहाँ आप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। अब ये कहना गलत हो गया कि कोई जगह होती है, क्योंकि हम अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ की सामान खरीद लेते हैं, जानते नहीं कि वो कहाँ पर है। इसका मतलब केवल खरीदारी होनी चाहिए, जगह से मतलब नहीं है। तो वो बाज़ार पूर्ण प्रतियोगिता वाला होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता वाला होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का एक्सट्रीम एकाधिकार होता है और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है। इतना बीए में पढ़ना है। इसके अलावा एमए वालों को इसमें बढ़ा करके अल्पाधिकार भी आगे पूरा विस्तार से पढ़ना है, जो बीए वालों को नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा मूल्य विभेद पढ़ना है, जो दोनों को ही पढ़ना है। मूल्य विभेद का मतलब होता है कि एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग मूल्यों पर बेच देना। ठीक है। और इसे मूल्य विभेद कहते हैं। बहुत मूल्य विभेद कुछ कॉमन भी हैं ना, और कुछ मूल्य विभेद जानबूझकर किए जाते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने पहुँचे और आपने पूछा आलू कैसे है। अब आपने एक एक आलू उठाया, सोने की तरह घुमाया, इधर काला है, पीला है, लाल है, नीला है। घंटे भर आपने बहस करके तो मुश्किल से आधा किलो आलू छांटा। कहा कितने रुपए किलो दिए? कहा 40 रुपया। 40 रुपया, बगल में तो 38 में मिल रहा है, 40 क्यों दे रहे हो? घंटे भर बहस किया और अंत में उसको आपने अगर दिया तो लिया, नहीं तो लिया भी नहीं। ऐसे ग्राहक को तो वो जब समझता है कि ऐसे लोग हैं तो 38 बताता है। दूसरा आदमी आया, गाड़ी के अंदर से ही क्या किया कि आलू कैसे है? कहा 50 रुपया किलो, 1 किलो दे दो। तीसरा आया, उसने झोला फेंक दिया कि आलू इसमें 2 किलो, 1 किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, बैगन भर देना, और दे के चला गया कि लौटेंगे ले लेंगे। लौटे तो उसने सारी सड़ी हुई सब्जी और मेहमान रेट लगा के भर के दे दिया, साहब ये ले जाइए। दिस इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये गलत तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन है सच पूछो तो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जिन्युइन होता है। जैसे हमने कोई सामान हम ओपन बेच रहे हैं बिना पैकेजिंग के, तो हमने उसको 20 रुपये में दे दिया। अब हमने उसकी 5 रुपये की पैकेजिंग कर दी और उसको 30 रुपये में बेचना शुरू किया। ये मूल्य विभेद है कि थोड़ा सा परिवर्तन करके हम धनी और घमंडी क्रेताओं से ज़्यादा मूल्य वसूल सकते हैं। रॉबिन्सन ने कहा दिस इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब कुछ मूल्य विभेद बड़े लीगल भी हैं, ना हो तो काम न चले। जैसे आप ट्रेन में चलते हैं तो सामान्य किराया, तृतीय श्रेणी किराया, एसी का किराया, फर्स्ट क्लास किराया, बहुत अंतर है। जितना अंतर है उतना सुविधाओं का अंतर नहीं है, तो इसे मूल्य विभेद कहते हैं। ये मूल्य विभेद सरकार इसलिए करती है कि ताकि सबके डिफरेंस से ज़्यादा पैसा कमा करके कुछ लोगों को बहुत सस्ते में सुविधा प्रदान की जा सके। बात समझ आई? साधारण किराया आप चलते हैं यहाँ से वहाँ तक, लखनऊ तक का 60 रुपये किराया दे जाते हैं, तो 60 रुपये किराया नहीं होगा भाई ने, तो 60 इसलिए आप दे लेते हैं क्योंकि एसी वाला 500 देता है, तो उसी में से मिला जुला करके सब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये हमको बाजार पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 4 में हमको आर्थिक प्रणालियाँ पढ़नी हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद बहुत संक्षेप में एक लाइन में, जब रिसोर्सेज पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। या समाजवाद जब संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दे को एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ प्राइवेट सेक्टर भी रहता है और सरकारी क्षेत्र भी। जैसे हमारा आपका देश कैसा है, यहाँ सरकारी क्षेत्र भी है और प्राइवेट से, ज़्यादातर देशों में ऐसे ही है।
इसके अलावा वितरण का सिद्धांत, इसमें हमको लाभ, लगान, ब्याज और मजदूरी पढ़नी है। वितरण का सिद्धांत जो है इसमें लाभ, लगान, ब्याज और मजदूरी। एमए के विद्यार्थियों को इसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट पढ़ना है। बस ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है।